बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की हमारे जो ऑनलाइन तासिका है, इस तासिका में हम निर्मला पुतूर के द्वारा लिखी गई माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता का जो सार है उस सार को हम देखेंगे। तो इस कविता को देखने से पहले हम निर्मला पुतूर का जो थोड़ा साहित्यिक परिचय है उस साहित्यिक परिचय पर हम संक्षिप्त से चर्चा करेंगे। निर्मला पुतूर आदिवासी साहित्यकार है और इस आदिवासी साहित्यकार निर्मला पुतूर का जन्म 6 मार्च 1972 को हुआ था। गांव दुधनी, कुरुवा, जिला दुमका, संथाल परगना, झारखंड राज्य में उनका जन्म हुआ था। एक बहुचर्चित संथाली लेखिका के रूप में, कवित्री के रूप में और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में निर्मला पुतूर जी का स्थान सर्वोच्च शिखर पर है। इस झारखंड के राज्य में आदिवासी क्षेत्र में उनका जन्म होने के बाद निर्मला पुतूर ये हिंदी में एक परिचित आदिवासी रचनाकार का नाम है, कवित्री का नाम है। उन्होंने राजनीति शास्त्र में ऑनर्स और नर्सिंग में डिप्लोमा किया है। संथाली, हिंदी, नागपुरी, बांग्ला, खोरठा, भोजपुरी, अंगिका, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है। उनकी कुछ चर्चित काव्य संग्रह है। उनमें से नागाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये उनके काव्य संग्रह है। उतनी दूर मत बहना बाबा, क्या तुम जानते हो, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए आदि उनकी प्रतिनिधि रचनाएं हैं। वे ग्रामीण, पिछड़ी, दलित, आदिवासी, आदिम जनजाति महिलाओं के बीच शिक्षा एवं जागरूकता के लिए विशेष कार्य करती है। निर्मला पुतूर फिलहाल निर्वाचित मुखिया है। तो ये निर्मला पुतूर जी विशेषकर कवित्री के रूप में, आदिवासी कवित्री के रूप में और उस कवित्री के साथ साथ जो महिला जीवन है, नारी जीवन है, तो इस नारी जीवन की, स्त्री जीवन की जो वेदना है, इस वेदना को अपनी कविता में व्यक्त करने का वह काम करती है। तो ये उनके द्वारा लिखी गई माँ के लिए ससुराल जाने से पहले ये कविता नगाड़े की तरह बजते शब्द इस काव्य संग्रह में संकलित है। और इस काव्य संग्रह में आदिवासी जीवन, संस्कृति और समस्याओं के साथ स्त्रियों का सुख दुख अपनी पूरी गरिमा के साथ उन्होंने व्यक्त किया है। भारतीय संस्कृति में बेटी के जो पराया धन माना जाता है, वो माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में उनको जाना पड़ता है। लेकिन बेटी तो ससुराल चली जाती है, लेकिन मायके को वो पूर्ण रूप से भूल नहीं सकती और मायके में उनकी यादें यत्र तत्र दिखाई देती है। तो मायके के हर पल, हर जगह की जो स्मृतियाँ हैं, वह कविता के जरिए अपनी माँ के सामने वह व्यक्त कर रही है। तो इस कविता में एक बेटी का, उनकी जो भावनाएं है, उस ससुराल में चली जाने वाली बेटी की भावनाओं का यहाँ मार्मिक चित्रण इस कविता में कवित्री ने यहाँ किया गया है। तो माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता में शादी कर ससुराल में बेटी चली जा रही है और लेकिन चली जाने के बाद उसकी जो यादें मायके में जो यत्र तत्र बिखरी होती है, इन यादों की, इन भावनाओं का मार्मिक चित्रण इस कविता में कवित्री ने कविता के जरिए हमारे सामने पेश किया है। एक बेटी शादी कर ससुराल चली जा रही है और ससुराल चली जाने के बाद माँ के सामने कुछ वो सवाल खड़ी करती है, कुछ प्रश्न पूछती है और प्रश्न पूछकर, सवाल खड़े होकर उन प्रश्नों के वो जवाब भी वो चाहती है। और वो माँ से कहती है कि माँ, चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन, बर तुम्हारी जोकर आई हो तुम, रस्सी में गांठ सी बांध जो आई हो मेरी शादी की तिथि। माँ ने अपनी बेटी की शादी तय की है
अब अगुवाई का समय आ गया है शादी के लिए। घर आए लोग हैं, उन्होंने लड़के को पसंद किया है, शादी की तिथि भी निकाली है। और तिथि निकालने के बाद एक बिटिया अपनी माँ को कहती है कि तुमने अब शादी का लेकर जो पहले का जो कार्यक्रम है वो तो तुमने पूरा कर दिया है। अब तुमने मेरी शादी की जो गांठ है वो गांठ तो अभी तुमने बांध दी है, तिथि तो निकाल दी है। और शादी होने के बाद चली जाऊंगी एक दिन ये घर आंगन छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर। ऐसे माँ को वह यहाँ प्रश्न करती है। और वह कहती है आगे, पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी की पूरी यहाँ से? आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी, कुछ न कुछ यहाँ बच रह जाएगी, गोहाल में गोबर फेंकने के डलिए में सटे गोबर की तरह। और कहती है कि क्या मैं पूर्ण रूप से यहाँ से चली जाऊंगी? तो यहाँ का जो पूरी स्मृतियाँ हैं, पूरी घटनाएं हैं, उस पूरी स्मृतियों को, घटनाओं को अब मेरे दिमाग से किस प्रकार से निकाला जाएगा वो तो निकालना संभव है। मेरी शादी तो होगी लेकिन पूर्ण रूप से मैं इस घर आंगन परिवार को छोड़कर तो नहीं जा सकूंगी। पूरी की पूरी मैं सचमुच यहाँ से नहीं जा सकूंगी। आंगन में पड़े टूटे झाड़ू जैसा मैं यहाँ, मेरी स्मृतियाँ यहाँ पड़ी सी पड़ी रह जाएंगी। और जैसे गोबर फेंकने का जो डलिया होता है गोहाल में, तो उस डलिया को जैसे गोबर सट कर चिपक कर बैठता है, वैसा ही मैं यहाँ से अगर ससुराल में चली जाऊंगी तो यहाँ की स्मृतियाँ मेरे मन में, मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए चिपक कर रहेगी। उन स्मृतियों को मैं कभी नहीं भूल जाऊंगी और तुम भी इस मेरी स्मृतियों को नहीं भूल पाओगी। तो क्या मैं सचमुच जा सकूंगी? क्या मेरी पूरी स्मृतियाँ मैं यहाँ से नहीं भूल सकूंगी? और ये आंगन में जैसी टूटा पड़ा हुआ झाड़ू होता है वैसा ही मैं, मेरी स्मृतियाँ पड़ी रहेंगी। जैसे टोकरी होती है जो गोबर को गोहाल में फेंकने की, उसको जैसे गोबर चिपक कर बैठता है, वैसे ही मेरी स्मृतियाँ यहाँ चिपक कर बैठ जाएगी। मैं पूर्ण रूप से नहीं जा सकूंगी। ऐसा हुआ क्या सचमुच मैं यहाँ से पूर्ण रूप से जाऊंगी क्या माँ? इस प्रकार की बात वह अपने माँ से सवाल कर रही है, प्रश्न कर रही है। आगे कहती है, पानी के खाली घड़ी में भरी रह जाएगी मेरी यादें, जंगल से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह बंधी रह जाऊंगी तुमसे। और कहती है, जब जब पानी का घड़ा खाली होगा तब तब तुम्हें मेरा स्मरण आएगा, मेरी याद आएगी। पानी के घड़े को भी मेरी याद आएगी, क्योंकि वह जब खाली होगा तो उस खाली घड़े को भर कर लाने का काम तो मैं करती हूँ। और मैं चले जाने के बाद जब ये घड़ा खाली होगा तब मेरी यादें तुझको आएगी। जंगल से जो लाई जो लकड़ियाँ हैं, उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर तुम्हें याद होगा, मेरी याद होगी कि अगर बेटी होती तो जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती। जैसे लकड़ियों के गट्ठर को रस्सी की तरह बांध कर रखा जाता है, वैसे ही मेरी स्मृतियाँ यहाँ हर किसी घटना में, हर किसी प्रसंग के साथ मेरी यहाँ घटनाएं मैं बांध कर रह जाऊंगी। इस प्रकार की बात भी वो अपनी माँ से करती है। आगे कहती है, सोचती हूँ कौन दबाएगा अब तुम्हारे पाँव, थके मांदे वापस लौटे बाबू को कौन देगा अगवा कर लोटा भर पानी, कौन लाएगा जंगल से बिन कर लकड़ियाँ, गायों को चराने कौन ले जाएगा। और माँ से वह बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न करती है। और उसके साथ साथ वह घर का पूरा वो काम करती थी। घर गृहस्थी में माता पिता को मदद करती थी। उनके दोनों भाई छोटे छोटे थे, बड़ा भाई तो था लेकिन वो भी कुछ घर काम में मदद नहीं करता था। छोटा तो छोटा ही था, वो खुद वो अकेली थी। वो माता पिता को हर काम में मदद करती थी। और हर काम में मदद करने के बाद वह कहती है कि जब भी तुम्हारे पैर दुखते थे तो उस पैर को दबाने का काम मैं करती थी। अब तुम्हारे पैर दुखेंगे तो अब तुम्हें दबाएगा तुम्हारे पैरों को कौन? जब तुम्हारे पैर दुखेंगे तब तुम्हें मेरी याद आएगी। थके मांदे बाबू पिताजी जब वापस लौटेंगे, घर आएंगे, तब वह घर आने के बाद उनको लोटा भर पानी, पीने का पानी देने का काम मैं करती थी। तो जैसे ही पिताजी थक कर, हार कर या
थकान महसूस कर जब घर वापस आएंगे तो उनकी प्यास बुझाने का काम, उनको पानी देने का काम कौन करेगा? मेरी अगुवाई में अब कौन करेगा? कौन लोटा भर पानी मेरे पिताजी को देगा? तुम्हारे पैर कौन दबाएगा? और जंगल से लकड़ियाँ बिनकर कौन लाएगा? गाय को चराने कौन ले जाएगा? यानी मैं चले जाने के बाद ये सब काम आप कौन करेगा? करना तो अब तुम दोनों को ही है। तो अब मैं चले जाने के बाद ये सब काम करने हैं। जब इन लकड़ियों को तुम देखोगी, लकड़ियाँ समाप्त होगी, तब मेरी याद आएगी। गाय को चराने लेकर जाना होगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। पिताजी थके मांदे वापस घर लौटे आएंगे तो उनको पानी देना है, तो तब तुम्हें मेरी याद आएगी। तुम्हारे पैर दुखेंगे तब तुम्हें मेरी याद आएगी। क्या सचमुच तुम मुझे भूल पाओगी, या मैं भी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी? पूरी की पूरी स्मृतियाँ यहाँ पड़ी रहेंगी। मेरी यहाँ की पूरी स्मृतियाँ यहाँ पड़ी रहेंगी। हर किसी प्रसंग के समय में तुम्हें मेरी याद आएगी। तुमने तो मेरी अब शादी की तिथि तय की है, लेकिन ये सब काम कौन करेगा माँ? ऐसा भी वो कहती है कि और ससुराल जाने से पहले अब ये सब काम के बारे में माँ को सचेत करती है, सावधान करती है। अब ये सब काम है, अब ये सब काम की जिम्मेदारी अब तुमको संभालना है। और ये सब काम मैं करती थी, तुम्हारे ऊपर अब कोई दबाव पहले नहीं आता था, लेकिन अब मैं चले जाने के बाद ये सब काम अब तुम्हें करना पड़ेगा। इसकी भी जानकारी वो देने की कोशिश यहाँ वो करती है। आगे कहती है, प्यासा रह जाएगा घड़ा, खूंटे में बंदी बकरियाँ, मिमिया कर बुलाएगी मुझे। और यह जो लगा रही हूँ पेड़, खिलेंगे एक दिन इसमें फूल, और मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में, तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। और कहती है, पानी के बिना घड़ा प्यासा रह जाएगा। अब घड़े का पानी समाप्त होगा तो पानी लाएगा कौन? पानी नहीं लाएगी तो घड़े को प्यास होगी, और प्यास आएगी तो उस घड़े की प्यास को बुझाएगा कौन? खूंटे में बंदी जो बकरियां हैं, उन बकरियों को चराने ले जाने का काम मैं करती थी। इस खूंटे में बंदी बकरियों को चराए ले जाने के लिए वो मुझे पुकारेगी, मिमिया कर वो मुझे बोलेगी, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। घड़ा पानी भरकर लाना होगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। और मैं आंगन में जो पेड़ लगा रही हूँ, इस पेड़ को जब फूल लगेंगे, वो फूल मुरझा मुरझा कर जब यहाँ गिर जाएंगे, तब इस मुरझे हुए फूलों को देखकर तुम्हें मेरी याद आएगी। क्योंकि तुझे लगेगा कि इस फूल को अपने बालों में लगाने वाला मेरी बेटी चली गई है। अगर मेरी बेटी यहाँ होती तो इस फूलों को अपने बालों में लगाती, और तब जब तुम्हें मेरा स्मरण आएगा तब तुम रोओगी नहीं क्या? मेरी याद करके तुम रोओगी नहीं क्या? यह सब स्मरण तुझे बार बार होगा, और बार बार स्मरण होने के बाद तुम अपने आप को कैसे रोकोगी? कैसे तुम मेरा स्मरण करोगी, और कैसे मुझे तुम भूल पाओगी? यह सब वो अपनी माँ के सामने प्रश्न उपस्थित करती है। ये फूल, ये पेड़, ये लकड़ियाँ बिन कर लाना, गाय को चराना, बकरियों को चराए लेकर जाना, घर की गृहस्थी में मदद करना, यह सब मैं करती थी। लेकिन अब ये सब काम करने की बात जब आएगी, ये सब जब अब करना होगा, तब हर पल हर क्षण तुम्हें मेरी याद आएगी। और ये फूल मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे, तब तू रोएगी, और रोकर तुम मुझे स्मरण करोगी। क्योंकि अगर ये फूल मेरी बेटी घर में होती तो इस फूल को अपने बालों में लगाती, लेकिन ये जिसको बालों में लगाने वाला ही घर में नहीं है, और न होने के कारण तुझे मेरी याद आएगी और तुम रोओगी। आगे कहती, आधी रात को बेर गाछ पर बैठे पंडुक चिड़िया सी कुकू कर कूकोगी नहीं मेरी याद में। और जब आधी रात को बेर के पेड़ पर पंडुक पंछी बैठकर जैसे कुकू की आवाज़ देता है, पुकारता है, उसी तरह तुम मेरा स्मरण करके आधी रात को इस पंछी की तरह, इस चिड़िया की तरह तुम रोओगी, और रो रो कर मेरी याद करोगी। इस प्रकार की बात वो करती है। और ये सब यादें तुम्हें हमेशा, मेरी यादें तुम्हें सताएगी। मुझे तो तुम्हारी यादें बहुत आएगी,
मैं तो उस नए परिवार में जाकर थोड़ा सा घुल मिल जाऊँगी, थोड़ा सा तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगी, लेकिन यहाँ से चली जाने के बाद मेरी यादों के कारण तुम्हें बहुत दुख होगा, पीड़ा होगी और तुम रोओगी। ये सब बात वो अपनी माँ को समझाती है। आगे कहती है, बड़का भैया तो डूबा रहेगा हड़िया में, छोटा गुलेले लेकर पड़ा रहेगा, चिड़िया चुरगन के पीछे, बापू भी चला जाएगा खेत, तुम रह जाओगी निपट अकेली घर में चटाया बुनती। और कहती थी, बड़ा भैया तो है उसी, न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न खुद की चिंता है, वो हमेशा खाने पीने में व्यस्त रहता है, उसे पारिवारिक जिम्मेदारी की किंचित भी कोई भी चिंता नहीं है। वो बड़ा होने के बावजूद भी कोई घर का काम नहीं करता, घर के काम में कोई मदद नहीं करता। और छोटा तो छोटा है, हमेशा वो छोटा अपना, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, ज़िंदगी की बातें, सारी बातें कुछ पता ही नहीं। वह तो अभी भी चिड़िया के पीछे भागता है हाथ में गुलेल लेकर। उसे नहीं पता कि माँ को क्या चाहिए, बापू को किसकी ज़रूरत है। वह तो एक लड़की ही जानती है कि माता पिता को क्या चाहिए। और इसलिए दोनों भाई एक खाने पीने में व्यस्त है और दूसरा छोटा होने के कारण चिड़ियों के पीछे गुलेल लेकर हमेशा भागता फिरता है। इनको घर की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं थी, मुझे वो पता था कि माँ को क्या चाहिए, पिता को क्या चाहिए, किसको क्या ज़रूरत है, और तुम्हारी ज़रूरतों को मैं हर संभव पूरा करने की कोशिश करती थी, मदद करती थी। लेकिन पता नहीं अब इसके बाद क्या होगा। बापू भी चले जाएंगे खेत में, तुम अकेली की अकेली घर में पड़ी रहेगी, घर में रहकर तुम अकेली चटाइयाँ बुनती रहेगी। तब तुम्हें अकेलापन खा जाएगा, तब तुम्हें परिवार की बहुत चिंता होगी, और तब तुम मेरे स्मरण में रोगी। मेरा स्मरण तुम्हें बार बार होगा और तुम दुखी होगी, पीड़ित होगी, और उसके साथ साथ तुम मेरा स्मरण करके रोओगी। और ऐसे में जब लगेगी प्यास, उठना चाहकर उठ नहीं पाओगी, बार बार निहारोगी घड़ी, झाँकोगी इधर उधर, तब क्या याद नहीं आएगी मेरी, कहूँ ना माँ, याद नहीं आएगी मेरी। और कहती है, ऐसे में तुम अकेली घर में रहने के बाद चटाइयाँ बुनते समय तुम्हें प्यास लगेगी, तब तुम बार बार उस घड़ी को देखोगी, चाहकर भी उठकर तुम पानी नहीं पी सकोगी, नहीं उठना चाहोगी, और बार बार उस घड़ी की तरफ देखोगी, इधर उधर झाँकोगी। तब उसी समय मैं ही उठकर तुम्हें पानी देने का काम करती थी, तुम मुझे पानी लाने के लिए कहती थी और पानी पीती थी। तब क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? चटाइयाँ बुनते समय जब तुम्हें प्यास लगेगी, तब क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? कहो न माँ, याद नहीं आएगी क्या मेरी? इस प्रकार की बात, इस प्रकार के प्रश्न वो अपनी माँ को कहती है। और एक बेटी के मन की व्यथा को इस कविता में रचनाकार कवित्री व्यक्त करना चाहती है कि बेटी हमेशा घर में, मायके में हर पल रहती है, हर जगह उनकी स्मृतियाँ टिकी हुई होती है, और इस की स्मृतियाँ घर के आंगन में, बाग बगीचे में, कामों में, हर समय उनकी स्मृतियाँ वहाँ रहती है। और उन सभी स्मृतियों के कारण उनकी माँ को हमेशा बार बार याद आएगी, और याद आने के बाद उनकी माँ कितनी रोएगी, कितना उनको स्मरण करेगी। उन बेटी की यादें जो है मायके में यत्र तत्र जो बिखरी हुई है, तो हमेशा बेटी की यादें मायके में यत्र तत्र कैसे बिखरी हुई होती है, तो ये भी बतलाना कवित्री का उद्देश्य था। बेटी भले ही मायके से ससुराल चली जाती होगी, लेकिन उनकी स्मृतियाँ यत्र तत्र मायके में बिखरी हुई होती है, और उन स्मृतियों को देखकर, स्मरण कर घर के माता पिता या बेटी के माता पिता स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, और हर संभव बेटी की खुशी के बारे में भी वो कोशिश करती है। और जैसे ही वो बेटी शादी की उनकी विदाई होनी है, और विदाई होने के बाद जैसे ही शादी की तिथि तय हुई है, और शादी की तिथि तय होने के बाद बेटी अपनी माँ से प्रश्न करती है कि हे माँ, तू बता, अब ये घर का काम, घर की गृहस्थी, इन सब काम का क्या होगा? ये मेरी जो यादें है, मेरा जो स्मरण है, ये तुम्हें कितना आएगा, कितना सताएगा, तुम कितना रोएगी? तो कहो ना, तुम तो मेरी शादी करने के लिए तैयार हो गई हो, कि लेकिन क्या सचमुच तुम मुझको भूल पाओगी?
क्या मुझे तुम दूर रख पाओगी? मेरी स्मृति, मेरी यादें तुम्हें परेशान नहीं करेगी? तो बहुत सारे सवाल वो करती है और बहुत सारे सवाल करते हुए माँ को वो समझाने की कोशिश करती है कि एक लड़की वो है जो माता पिता की चिंता करती है, माता पिता का ख्याल रखती है और माता पिता को किस चीज़ की ज़रूरत है वह समझती है। बेटे तो आखिर उनको परवरिश की, अपने परिवार की कोई चिंता नहीं होती, माता पिता की कोई चिंता नहीं होती। भले ही बेटी को पराया धन मानकर माता पिता उनका पालन पोषण करते होंगे, लेकिन बेटी कभी भी अपने माता पिता को पराया नहीं समझती और माता पिता की चिंता उनको हमेशा सताती रहती है। और उसी चिंता के कारण अब मेरे चले जाने के बाद मेरे माता पिता को किस प्रकार का दुख होगा, किस प्रकार की पीड़ा होगी, किस प्रकार के कष्ट को झेलना पड़ेगा, ये चिंता बेटी को सताती है। और इसी चिंता के कारण अपनी माँ से कुछ प्रश्न करती है और जो माता पिता या लड़की, इनके बीच जो स्नेह का संबंध है, इस स्नेह को संबंध को कवित्री इस रचना के ज़रिए हमारे सामने व्यक्त करने की कोशिश करती है। तो इतना बहुत सारा काम एक अकेली लड़की घर में रहकर, परिवार में रहकर करती है और ये सब काम करती तो है लेकिन कोई उनकी शिकायत नहीं होती। वो हर संभव घर में मदद ही करती है और ये सब मदद करने का अपना माता पिता की जो चिंता उनको होती है, वो चिंता सिर्फ बेटी को होती है, लड़की को होती है। ये भी बात कहना और एक बेटी की अपनी माता पिता के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, ममता है, इसको भी अभिव्यक्त करना। और एक बेटी अपनी माँ को एक प्रश्न करती है और ये उनकी जो भावनाएं है बेटी के मन में, ससुराल में चली जा रही जो बेटी उनके मन में आ रही जो भावनाएं है, उस भावनाओं की एक मार्मिक यथार्थ अभिव्यक्ति इस कविता के जरिए कवित्री ने की है। और यही उनका उद्देश्य है कि एक बेटी की भावनाओं का, एक ससुराल चली जा रही बेटी की भावनाओं का वर्णन करना, ये सब उद्देश्य इस रचना का हमें दिखाई देता है। तो इस जगह की कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।